Hi, my name is Deepika Malik from Magnus Language School, Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT. As from the last 1 year, we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnus. Thank you. My name is Lapri Singh. I am a student of Magnus, and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT, they must join Magnus. बात करेंगे आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर जो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, आज बात करेंगे डेरा मुखी राम रहीम की पैरोल को लेकर। आए दिन राम रहीम की पैरोल को लेकर अखबारों की सुर्खियां बटोर रही हैं ये खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस समय मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा जिला में। स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति जी हैं, उनके निवास स्थान पर उनके बेटे अंशुल छत्रपति जी के साथ इस विषय पर एक गंभीर मुद्दे को लेकर जो चर्चा है वो करेंगे। अगर बात की जाए राम रहीम की, जो डेरा मुखी हैं, लगातार उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं वो भी लगाए गए थे। अगर हत्याकांड की बात की जाए, शोषण की बात की जाए, अगर बलात्कारी जैसे टैग की बात की जाए, वो भी उनके ऊपर लगाए गए हैं और जिसकी वो सजा भी काट रहे हैं। आए दिन सरकार की तरफ से उन्हें पैरोल भी दे दी जाती है। उसके बारे में अंशुल छत्रपति जी का क्या कहना है, उनका क्या विचार है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले तो सर आपका पहरेदार भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि अगर डेरा मुखी की बात की जाए, संत डॉक्टर राम रहीम की, जिनको सरकार के द्वारा इलेक्शनों के समय में पैरोल दे दी जाती है, अब बात की जाए तीसरी बार पैरोल है वो मिल चुकी है, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी ये बिल्कुल सरासर इस सिस्टम में, जबकि बार बार सरकार के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि ये एक कानूनी प्रावधान के तहत ही दी जाती है पैरोल और वो सभी का हक बनता है और गुरमीत राम रहीम का भी हक बनता है, तो बार बार हकों का हवाला, कानूनी हकों का हवाला देकर कैबिनेट मंत्री सरकार के जो हैं वो इस चीज पर पर्दे डाल रहे हैं कि किस तरीके की कारगुजारियां जो उनके द्वारा की जा रही हैं, गैर कानूनी अगर मैं कहूं या बदमाशी कहूं सरकार की, कि इस सिस्टम के ऊपर किस तरीके से एक प्रेशर डालकर और ये एक जो उनको बार बार इस तरीके का छूट दी जा रही है। तो इसमें अगर हम कानूनी प्रावधान की बात करें तो कानून में, जिस कानून ने उसको सजा सुनाई है, 4 सजा भुगत रहा एक व्यक्ति जो 2 बलात्कार की सजाएं भुगत रहा है और 2 हत्याओं के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो चुकी है, जिसमें एक मेरे फादर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल का मामला और दूसरा रणजीत सिंह के मर्डर केस का मामला है, जो कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव से था और डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था। तो इन दोनों कत्लों की सजा भी वो भुगत रहा है व्यक्ति। उसके बावजूद जो इस तरीके की छूट दी जा रही है और उसमें कानूनी हकों का हवाला दिया जा रहा है, तो जिस जो पैरोल को लेकर जो एक्ट है, कानून है, उसके अंदर बाकायदा ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके लिए इस तरह की छूट का कोई प्रावधान नहीं है और उसके बावजूद उसके एक अपराधी के कानूनी हकों का हवाला दिया जा रहा है सरकार द्वारा। ये एक बेशर्मी भरा फैसला है और जिस बेशर्मी से एक अपराधी को, एक बलात्कारी को सरकार द्वारा डिफेंड किया जा रहा है और उसके कानूनी हकों को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी जो है वो हमने ना कभी देखी है ना देखी होगी। और अभी हाल ही में जिस तरीके से पैरोल पर आने के बाद डिप्टी स्पीकर गंगवा और करनाल से मेयर, डिप्टी मेयर और कई सारे बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं सरकार के, वो जिस तरीके से उसके ऑनलाइन प्रवचनों को अटेंड कर रहे हैं और उसमें जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जग जाहिर है कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार किस तरीके से और किस नजरिए से एक अपराधी का इस्तेमाल कर रही है राजनीति के लिए। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं है।
जैसे कि आपने बात की कानून के प्रावधान की, कानून की एक प्रक्रिया होती है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए बंदी सिखों की रिहाई को लेकर, जबकि उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, लगातार उन्होंने संघर्ष किए हैं, उनकी रिहाई नहीं हुई। रिहाई तो दूर की बात है, उन्हें पैरोल तक भी नहीं मिली। इस विषय के बारे में आपका क्या कहना है जी? देखिए, ये मुद्दा लगातार उठता रहा है मीडिया के द्वारा। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये मामला उठता है कि अगर गुरमीत राम रहीम को ये छूट दी जाती है, पैरोल दी जाती है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं इसका फायदा मिलता। लेकिन यहाँ मेरी राय थोड़ी अलग है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर आप एक अपराधी को छूट देते हैं तो हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि ये छूट इस व्यक्ति को भी नहीं मिलनी चाहिए, एक बलात्कारी हत्यारे को ये छूट नहीं मिलनी चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि हाँ, अगर इसको छूट दिए तो आप दूसरों को भी दीजिए। तो ये मतलब कोई ग्राउंड नहीं है कि आप एक व्यक्ति को अगर खुला छोड़ रहे हैं तो आप बाकी सभी को भी छोड़ दीजिए। तो अपराधी का जो चरित्र होता है, एक बलात्कारी हत्यारे के ऊपर जो फैसला आया, हमारी न्यायपालिका ने उसको अपराधी करार दिया, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अब सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए और राजनीतिक वोटों का सियासी फायदा लेने के लिए बार बार जिस तरीके से इसको जेल की सलाखों से बाहर ला रही है, और उसमें अगर मैं ये बात करूं कि ये व्यक्ति जिसने लगातार कई सालों तक कानून व्यवस्था और कानून का मजाक बना करके रखा, अगर उस व्यक्ति के कानूनी हकों की सरकार हवाला देती है और बात करती है तो ये बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा 2 बार इसी कानून के तहत, जिसके तहत हवाला देकर के पैरोल दी जा रही है, उसी कानून के अंदर ये भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो है कंडीशनल पैरोल और फरलो जो है उसमें बाकायदा कंडीशंस होती हैं कि अगर उन कंडीशंस को कैदी वायलेट करता है तो उसकी पैरोल रद्द की जाएगी। तो 2 बार हमने देखा कि किस तरीके से डेरा मुखी को रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर निकाला गया दिल्ली के एम्स ले जाने के लिए। जेल से बाहर निकलते ही उसकी गाड़ी में 2 लेडीज को बैठा दिया जाता है। मामला मीडिया के अंदर हाईलाइट हुआ, एक डीएसपी की सरकार ने बलि ले ली, जबकि डीएसपी बार बार ये कहता रहा कि मुझे एक वीआईपी का चंडीगढ़ से फोन आया था कि इन लेडीज को डेरा मुखी की गाड़ी में बैठा दिया जाए। तो ये व्यक्ति जो बार बार ये कह रहा है कि चंडीगढ़ से वीआईपी का फोन आ रहा था, आज तक उस मामले की जांच नहीं हुई कि वो वीआईपी कौन था चंडीगढ़ से, जो बार बार डेरा मुखी की उस मेडिकल पैरोल पर उसके साथ 2 लेडीज को बैठाने के लिए कह रहा था। एक बात। दूसरी, अभी पिछले मई के अंदर जब पैरोल दी गई और बागपत के बरनावा में उसको रखा गया राम रहीम को, तो बागपत के जो डीएम थे उन्होंने 2 बार 3 बार नोटिस जो है वो बरनावा डेरे के बाहर चस्पा किया, और उस नोटिस में बाकायदा ये उनको एक तरह की वो दी गई, मैं ये कहूं कि चेतावनी दी गई कि अगर आपने यहाँ भीड़ इकट्ठा करना बंद नहीं किया और पैरोल की जो शर्तें हैं उनको वायलेट करना बंद नहीं किया तो हम आपकी पैरोल रद्द करने के लिए लिखेंगे। तो ये दूसरा मामला ये हमने देखा कि उसने पैरोल की शर्तों को वायलेट किया। तो जो आदमी 2 बार उन शर्तों को वायलेट कर चुका है, जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके बारे में सबको मालूम है कि बाहर आते ही फिर से बदमाशी करेगा, फिर भी उसको पैरोल दे दी जाती है और उसके कानूनी हकों का हवाला दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये एक बड़ा हास्यास्पद विषय है किस तरीके से सरकार इसके अंदर बदमाशी पे उतारू है और एक व्यक्ति को, एक बलात्कारी को, कातिल को बेनिफिट दे रही है। जो सरकार बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज अगर वो सरकार एक बलात्कारी व्यक्ति को फायदा देने के लिए उन पीड़ित लड़कियों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उनको कुरेद रही है, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो इसके अंदर सरकार है पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व है? बिल्कुल सरकारी स्तर का फैसला है। कोई दबाव भी बनाए जा रहे हैं ऐसा? देखिए, डेरा की दबाव की रणनीति जो है वो कभी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले 20 साल से, जब से ये मुकदमे चल रहे हैं 2002 से, तब से लेकर आज तक जब जब इन्वेस्टिगेशन चली, केसों का ट्रायल चला और उसके बाद जब से सजा सुनाई जा चुकी है, तो लगातार हम लोगों ने इस प्रोसेस को भुगता है
कि इसके अंदर किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की तरफ से दबाव की रणनीति जो है वो अपनाई जाती रही, चाहे वो सीबीआई पर था, चाहे वो सरकार पर था, चाहे वो पुलिस पर था। हर एक एजेंसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने काम किया, उसके लिए उन्होंने धन बल का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने राजनीति का इस्तेमाल किया, हर तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो डेरा की जो एक प्रेशर टैक्टिस है वो लगातार चलती रही है, अब भी चल रही है। तो सर क्या आपको लगता है जैसे कि डेरा सच्चा सौदा के जो मुखी हैं संताराम रहीम है, एक बलात्कारी और हत्याकांड जैसे शोषण जैसे टैग लगने के बाद भी सजा काट रही हैं, परंतु इनको बार बार पैरोल दे दी जाती है, क्या लगता है आपको इनको पैरोल मिलनी चाहिए? देखिए, एक बलात्कारी व्यक्ति जो है वो संत नहीं हो सकता, पहली बात। और अगर आज भी लोग ये कह रहे हैं, अभी कल का जो घटनाक्रम था उसके ऑनलाइन प्रवचनों को सुनने का, उसके बाद जिस तरह से मीडिया के अंदर बात आई, तो सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि सरकार का इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों की इंडिविजुअल आस्था हो सकती है। तो एक बलात्कारी व्यक्ति में कैसी आस्था? वो कोई बाबा नहीं है, वो संत नहीं है, वो एक ढोंगी है, वो एक बलात्कारी है, वो एक हत्यारा है। ये बात हमारे कानून ने साबित कर दी है और कानून की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया है। तो जब तक वो आरोपी था तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये अभी आरोप हैं, अभी उस पर सिद्ध नहीं हुए। अब ये आरोप न्यायपालिका द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं, वो सजा काट रहा है उन आरोपों में, उन दोषों में। तो उसके बावजूद अगर सरकार ऐसी बेशर्मी करती है और सरकार के नुमाइंदे करते, तो आप इस बात से सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनकी इंडिविजुअल आस्था है, क्योंकि सरकार की इसमें सरासर वो है, नाइंसाफी है, बदमाशी है। किस तरीके से एक बलात्कारी को, हत्यारे को आप लोग पहले पैरोल देते हैं, फिर उसको सत्संग करने की अनुमति देते हैं, फिर उसको जमावड़ा करने की अनुमति देते हैं। तो ये सारा जिस तरीके से हमने देखा 25 अगस्त 2017 का जो मंजर था, जब पंचकुला में, सिरसा में कैसे हिंसा भड़काई गई, हमारी एसआईटी की जो जांच है, उस एसआईटी की जांच को अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हैं कि कैसे डेरा के अंदर इस सारी हिंसा की साजिश रची गई, जिसके अंदर आदित्य, हनीप्रीत और डेरा के बहुत सारे जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग जो हैं वो शामिल थे। बाकायदा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख भी उस साजिश के अंदर शामिल था। सरकार ने यहां भी बदमाशी की कि डेरा प्रमुख को हिंसा की, दंगों की उस साजिश में आरोपी नहीं बनाया, उस इन्वेस्टिगेशन से उसको बाहर रखा। तो ये सरकार का एक दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, अब भी वही है। अगर 2017 की आपने जैसे बात की, उस समय जो कुछ डेरा समर्थक थे, डेरे के पक्के श्रद्धालु थे, उनके ऊपर कुछ केस हो गए थे, परंतु जो उनके ऊपर केस हुए थे, उन केसों के कारण वो लोग कहीं गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए उसके अंदर अपने फॉर्म तक नहीं फिल कर पा रहे, कहीं उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। तो जैसे कि डेरा मुखी हैं, इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये अपनी पैरोल पर आ रहे हैं, इस बात को आप किस नजर से देखते हो? बिल्कुल एक दोहरा आचरण है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी कोई वीआईपी अगर आप उसको दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अपराधी, अगर आम कैदियों की हम बात करें तो वो सभी बराबर हैं, और सरकार ने एक वीआईपी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाकायदा विधानसभा के अंदर जो हमारा द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया अप्रैल 2022 के अंदर। और वो स्पेशली, अगर मैं ये कहूं, मेरा आरोप सरकार पर यही है कि सरकार ने एक वीआईपी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कानून के अंदर अमेंडमेंट किया, और उसमें बाकायदा जो प्रावधान थे उस कानून के अंदर कि एक कैदी को पैरोल या फरलो लेने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या उसके लिए नियम होंगे, उसमें बाकायदा पहले पैरोल के लिए परिवार के अंदर पारिवारिक किसी बेटे की, बेटी की शादी के लिए, या मैं कहूं कि किसी नजदीकी पारिवारिक सदस्य की, माता की, पिता की या बेटे बेटी की डेथ हो जाने पर, ऐसी परिस्थितियों में स्पेशली उसको पैरोल दिया जाता था। या उसके अंदर एक एग्रीकल्चरल लैंड का भी था कि उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए पैरोल चाहिए, वो भी 60 दिनों की दी जाती थी। लेकिन अभी यहां हम देखें तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, क्योंकि उन सभी नियमों में
फॉल नहीं कर रहा था, बार बार उसकी जो पैरोल याचिका है वो रद्द हो रही थी, इसलिए सरकार ने बदमाशी करके उस कानून के अंदर अमेंडमेंट किया और वो जो पैरोल के लिए जो एक तय शर्तें थी उनको हटा दिया गया, ताकि बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के डेरा प्रमुख को जेल से बाहर निकाला जा सके। तो ये थे हमारे साथ स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति जी के पुत्र अंशुल छत्रपति जी, जिनका ये कहना है कि सरकार लगातार अपने जो कानून है, कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक बलात्कारी को, जो जिसके ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनको बार बार कानून की उल्लंघना करके जो पैरोल है वो दे दी जाती है।